हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये बना रहा हूँ मैं एस्फिक्सिया के ऊपर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो टॉपिक लिया है वो मैंने एस्फिक्सिया के ऊपर लिया है। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ मैं। अनअकैडमी में भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी की गाइडेंस देंगे, आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। ये स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो ऐसे में अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आपके ऑन द स्पॉट वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स भी मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं। तो ऐसे में वो जब भी वो फ्री हैं, वो जब भी उनकी ड्यूटी ओवर होती है, तो वो जब अपने रूम पे आते हैं या हॉस्टल में आते हैं, तो ऐसे में वो हमसे उस टाइम पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस भी मिलते हैं। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेटर्स आपकी लाइव क्लासेस भी लेंगे। ये क्लासेस के थ्रू आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं। आपको तुरंत अगर कोई डाउट है तो आपके तुरंत हैंड टू हैंड वहीं पे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो वह आपके तुरंत सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो ऐसे में भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसमें ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। अगर मैं इनके चार्जेस की बात करूँ तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो 1 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, मेरा कोड यूज करने के बाद आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर ये आपको पड़ेगा 4500 का। ऐसे अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं तो मेरा कोड यूज करने के बाद ये आपको पड़ेगा 11250 का। ऐसे में अगर 6 मंथ की बात करूं तो मेरा कोड यूज करके ये आपको पड़ेगा 18000 का। ऐसे में अगर 12 मंथ्स यानी 1 साल की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे अगर मैं 24 मंथ्स की बात करूं तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं LIVEDRAM, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 24 मंथ यानी 2 साल के लिए ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे चार्जेस हैं। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके जरूर देखिए, आपको गारंटी है आपको हम इसमें मदद बहुत अच्छे से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एस्फिक्सिया। जैसे मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ एस्फिक्सिया की। एस्फिक्सिया है अ स्टेट इन लिविंग organism in which there is acute lack of oxygen available for cell metabolism associated with inability of a body to eliminate excess of carbon dioxide। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लैक होने की वजह से सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो उससे उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। और सिंस यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कमी है, सेल का मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो CO2 है वो भी बाहर एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। तो चलिए एनोक्सिया के बारे में जानते हैं। एनोक्सिया इट इज अ स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी एंड टिश्यू। 4 टाइप के होते हैं। इस 4 टाइप के लिए ये निमोनिक याद रखिए, आशा। A फॉर होता है एनोक्सिक एनोक्सिया, S फॉर होता है स्टैग्नेंट एनोक्सिया, H से होता है हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया और A से होता है एनीमिक एनोक्सिया।
तो ऐसे करके ये आशा एक निमोनिक है, इससे आप याद कर सकते हैं कि एनोक्सिया के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन एनोक्सिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एनोक्सिक एनोक्सिया। इसका मतलब क्या होता है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम आइदर प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीजन एंटरिंग टू लंग्स, या तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, या फिर इनेबिलिटी ऑफ लंग्स टू ऑक्सीजनेट द ब्लड, या तो फिर लंग्स में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। इट इंक्लूड्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन इन द एयर फॉर रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे हाई एल्टीट्यूड, जैसे आप जानते हैं हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है। जैसे आप अगर हिमालय रेंज में चले जाते हैं तो ऐसे में आपको लगेगा कि थोड़ा सा आप ब्रेथलेसनेस फील कर रहे हैं, या फिर स्टेइंग नियर बाय फायर। दूसरा क्या है? ड्यू टू इंस्पिरेशन ऑफ ए इनर्ट गैस लाइक मीथेन, सीवर गैस। अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन की बजाय अगर आप कोई इनर्ट गैस इनहेल कर रहे हैं जैसे मीथेन, तो ऐसे में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा लंग्स के अंदर। ड्यू टू ब्रीदिंग इन ए वाइटिलेटेड एटमॉस्फेयर, डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन लाइक बॉटम ऑफ अनयूज्ड वेल और इंफीरियर ऑफ अ ग्रेनरी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई कुआं है, कुआं बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, अगर मान लीजिए कोई कुआं है उसके गहराई में अगर आप जाते हैं, अगर खाली कुआं है तो वहां पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम कम होगी। ड्यू टू इंटरफेरेंस विद रेस्पिरेशन बाय एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन एन एयर पैसेज, जैसे स्मॉदरिंग, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, चोकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे मान लीजिए स्मॉदरिंग, जैसे किसी ने मुंह पे हाथ रख दिया है तो ऐसे में वो मुंह और नाक से हवा नहीं ले पाएगा। स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा दिया है, या चोकिंग, मान लीजिए कोई खाने का पार्टिकल अगर बीच में कोई आ गया है गले में। ड्यू टू लो ऑक्सीजन कंटेंट इन एनेस्थेटिक मिक्सचर ऑफ गैसेज, ड्यू टू इंटरफेरेंस विद रेस्पिरेटरी मूवमेंट और फंक्शंस एज सीन इन ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजुरी, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी मसल्स काम करना बंद कर गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन तो वातावरण में बहुत है, लेकिन तब भी वो लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर हवा आ ही नहीं पा रही है। ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ऑफ हार्ट और लंग और ब्लड वेसल, मान लीजिए कोई डिफेक्ट है हार्ट में, लंग में या ब्लड वेसल में, उसकी वजह से भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एनोक्सिक एनोक्सिया के। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टैग्नेंट एनोक्सिया के ऊपर। तो दिस इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ स्लोइंग डाउन ऑफ सर्कुलेशन विद इंपेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। इसका मतलब यह है कि सर्कुलेशन में ही कुछ खराबी जिसकी वजह से ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा टिश्यू में। तो क्या क्या वजह हो सकती हैं? जैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, पेरिफेरल सर्कुलेटरी शॉक, एक्यूट कोरोसिव या फिर इरिटेंट पॉइजनिंग, या फिर हीट स्ट्रोक। ये सारे एग्जाम्पल जिसकी वजह से सर्कुलेशन में ही कोई प्रॉब्लम आने की वजह से ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। एनीमिक एनोक्सिया क्या होता है? इट इंडिकेट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी ही नहीं रही। हेयर देयर इज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स बट ब्लड हैज रिड्यूस कैपेसिटी टू ट्रांसफर द ऑक्सीजन टू टिश्यू। इट मे बी सीन इन एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हेमरेज, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन लाइक सल्फिनोग्लोबिन, मिथ हेमोग्लोबिन। इसका मतलब यही है कि लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ऑक्सीजन जाती है टिश्यू तक ब्लड के द्वारा, उसी ब्लड में ही कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया के ऊपर। इन दिस कंडीशन देयर इज इंटरफेरेंस विद टिश्यू ऑक्सीजनेशन। हेयर सेल्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिलीवर टू देम, यानी कि ऑक्सीजनेशन में ही कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, सेल्स जो है यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, सेल्स आर नॉट इन पोजिशन टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिलीवर टू देम। हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया जो है और भी 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। वो हैं सेलुलर,
एक्स्ट्रा सेलुलर हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, पेरीसेलुलर हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, सबस्ट्रेट हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया और मेटाबोलाइट हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। इसके डिटेल में तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये टाइप याद कर लीजिए, इससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में अगर कोई टर्म आता है तो वो सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। ये आपके सामने मैंने स्लाइड रख दी है, अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप एंड कॉजेज ऑफ एस्फिक्सिया। तो अगर मैं टाइप की अगर मैं बात करूं, एक मिनट माफ कीजिएगा, तो फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ एस्फिक्सिया। क्या क्या टाइप होते हैं? एस्फिक्सिया के 5 टाइप होते हैं, जैसे मैकेनिकल एस्फिक्सिया, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया, टॉक्सिक एस्फिक्सिया और पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ऑक्सीजन कैसे एटमॉस्फेयर से टिश्यू के अंदर जाता है, उसके बीच में क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या ये टाइप आ सकते हैं। तो जैसे शोइंग पैसेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पैसेज क्या है। इंटरफेरेंस फॉर रेस्पिरेशन एट साइट 1 कॉज सफोकेशन। मान लीजिए कि अगर यहीं पे ये 1 नंबर साइट है, अगर यहीं पे ही कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, इंटरफेरेंस आता है, तो वो उसका एग्जांपल हो जाएगा एक सफोकेशन का। सपोज करिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही कम है, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा धुएं वाले एरिया में है, तो इससे क्या है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई इससे कम होगी, तो ये सफोकेशन का एक एग्जांपल है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एट साइट 1 and 2 प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि मान लीजिए 1 और 2 के बीच में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आती है उसके बीच में कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसने कॉइन गलती से एक्सीडेंटली उसने स्वॉलो कर लिया, तो उसके अंदर हवा नहीं पहुंच पाएगी, एयर नहीं पहुंच पाएगी, तो ये सारे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के एग्जाम्पल हैं। पैथोलॉजिकल एंड ड्रॉनिंग प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम साइट 2 to 3। यानी कि अगर मान लीजिए कि लंग्स के अंदर कोई पैथोलॉजिकल डिजीज है, या मान लीजिए कोई डूब रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो एयर है वो लंग्स की जो एयर है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाएगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एनीमिया एक्सेट्रा प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम साइट 3। यानी कि यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसी कोई गैस है, तो ये वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके अपना उससे जो है प्लेटलेट से चिपक जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि ऑक्सीजन कम पहुंचेगा टिश्यूज के पास। साइनाइड पॉइजनिंग प्रिवेंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एट साइट 4। यानी कि अगर मान लीजिए कोई साइनाइड पॉइजनिंग का केस अगर होता है, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है टिश्यू के पास यूटिलाइजेशन के लिए हो ही नहीं पाएगी। तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, जो टाइप्स होते हैं एस्फिक्सिया के, मैकेनिकल एस्फिक्सिया, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, एनवायरमेंटल एस्फिक्सिया, टॉक्सिक एस्फिक्सिया एंड पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। मैकेनिकल एस्फिक्सिया। मैकेनिकल एस्फिक्सिया क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एस्फिक्सिया फ्लो ऑफ एयर इनटू द बॉडी इज इंटरफेयर बाय मैकेनिकल मीन। यानी कि अगर मान लीजिए एयर के जो एयर फ्लो होती है एटमॉस्फेयर से लंग्स तक, तो अगर मान लीजिए उसी के अंदर कोई ही ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, माउथ में, नोज में, ट्रैकिया में, तो ऐसे में इसको बोलेंगे मैकेनिकल एस्फिक्सिया। कॉजेस क्या हैं? क्लोजर ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑरिफाइस, जैसे कि हम लोग सांस किससे लेते हैं, नाक और मुंह से, अगर मान लीजिए यही बंद कर दिया जाए तो ये हमारा मैकेनिकल एस्फिक्सिया का एक एग्जांपल हो जाएगा। स्मोदरिंग क्या होती है? ऐसे जो हाथ होता है इसको नाक और मुंह पे रख देते हैं, इससे क्या होता है, जो विक्टिम होता है वो सांस नहीं ले पाता है। ऑक्लूजन ऑफ एयर कैविटी एंड ओरोफेरिंग्स, यानी कि गैगिंग। गैगिंग के अंदर क्या होता है कि जब कोई क्लोथ या कोई ऐसा कोई पीस फिश की जो हड्डी होती है, अगर मान लीजिए कोई ओरोफेरिंग्स में फंस जाती है, तो ऐसे में भी एयर का पैसेज रुक जाएगा। ऑक्लूजन ऑफ एयरवे बाय प्रेशर ऑन नेक। क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे स्ट्रैंगुलेशन का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो स्ट्रैंगुलेशन के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई दुपट्टा है, दुपट्टे ने गले के अराउंड वाइंड कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, नेक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, एयर पैसेज रुक जाएगा।
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज इंटरनली, इसका एग्जांपल है चोकिंग। चोकिंग के अंदर भी आप ये ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो ट्रैकिया और नेजल ब्लॉकेज अगर हो जाता है तो वो चोकिंग का एक एग्जांपल होता है। नेक्स्ट आता है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के ऊपर। द एस्फिक्सिया इज कॉज्ड बाय प्रेशर एंड फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया क्या होता है। मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग के अंदर एक आदमी फंसा हुआ था, अर्थक्वेक आने की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हुई और उस इंसान के चेस्ट के ऊपर एक भारी भरकम बिल्डिंग का एक कंक्रीट का ब्लॉक उसके चेस्ट के ऊपर गिर गया। तो भारी कंक्रीट का ब्लॉक होने की वजह से उसका जो चेस्ट है वो अच्छे से जो है एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, वो एक तरीके से फिक्स्ड हो गया। तो इसीलिए उस केस को हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, जैसे स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ मचना। भगदड़ में मान लीजिए अगर जैसे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, ऐसे में भगदड़ में क्या होता है वो दब जाते हैं, भीड़ के नीचे वो दब जाते हैं, तो ऐसे में वो भी सांस नहीं ले पाएंगे। न्यूमोथोरैक्स ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इंजरी टू चेस्ट। पर्सन क्रश्ड अंडर व्हीकल, जैसे व्हीकल क्या होता है बहुत भारी होता है। पर्सन क्रश्ड बाय फॉल ऑफ वॉल या फिर कोलैप्स ऑफ हाउस या फिर अर्थक्वेक। तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया आप बस इतना समझिए कि कोई भारी भरकम चीज अगर प्रेशर एग्जर्ट करती है चेस्ट या फिर एब्डोमेन के ऊपर, उसकी वजह से क्या होगा, इंसान का चेस्ट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल एस्फिक्सिया। इन्वायरमेंटल एस्फिक्सिया क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर कॉज एस्फिक्सिया। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान हाई एल्टीट्यूड पे गया है तो वहां पे ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है, तो ये एक इन्वायरमेंटल एस्फिक्सिया के अंदर आएगा। पर्सन ट्रैप्ड इन वेल और ग्रेनरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कुआं है खाली कुआं है, तो मान लीजिए यहाँ एकदम बॉटम पे एक इंसान फंस गया है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होगी, इसलिए ये भी एक इन्वायरमेंटल एस्फिक्सिया का एक एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन इन ए एनक्लोज्ड स्पेस। सपोज करिए कोई इंसान एक छोटे से कमरे में फंस गया है, तो वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये भी एक इन्वायरमेंटल एस्फिक्सिया का एक एग्जाम्पल है। टॉक्सिक एस्फिक्सिया का क्या कहता है, दिस फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया रिजल्ट फ्रॉम पॉइजनस सब्सटेंस। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पॉइजनस सब्सटेंस ले लिया है या उसकी वजह से जो एस्फिक्सिया होता है उसको टॉक्सिक एस्फिक्सिया बोलते हैं, जैसे ओपियम पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग या फिर गैल्सीनियम पॉइजनिंग। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया के अंदर। प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन रेस्पिरेटरी पैसेज और इन लंग प्रिवेंट ऑक्सीजनेशन एंड कॉज एस्फिक्सिया। मान लीजिए कोई लंग के अंदर कोई डिजीज हो गई है तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो वो एक पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एक्यूट इडिमा ऑफ ग्लॉटिस, यानी कि जो एपिग्लॉटिस होता है उसका जब इडिमा हो जाता है, कंसोलिडेशन ऑफ लंग और प्लूरल इफ्यूजन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल एस्फिक्सिया के। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं स्टेजेस ऑफ एस्फिक्सिया। क्या क्या स्टेजेस हैं। द क्लिनिकल फीचर्स प्रोड्यूस्ड बाय एस्फिक्सिया डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज देखते हैं, स्टेज ऑफ डिस्पनिया। तो पहली स्टेज देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है। सांस फूलने की दिक्कत आएगी इसके अंदर, ब्रेथलेसनेस, फीलिंग ऑफ एप्रोशन इन द चेस्ट, हैवीनेस इन द हेड, रिंगिंग इन द ईयर्स, टैकीकार्डिया, रेज्ड बीपी। स्टेज लास्ट फॉर अ मिनट। इसके अंदर क्या होगा, डिस्पनिया के सिम्टम्स इसके अंदर दिखाई देंगे। तो ये जो स्टेज होती है ये सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही होती है, जैसे आधे मिनट या फिर 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट, सिर्फ इतने मिनट के लिए ही ये होती है। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, स्टेज ऑफ कन्वल्शन। जब एस्फिक्सिया हो जाता है तो उसके अंदर सेकेंड स्टेज क्या आती है, रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, जब मैकेनिकल प्रॉब्लम है या कोई ब्लॉकेड है, ऑक्लूजन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड
ट्रैप्ड रहेगा लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज ब्लड लैक्टेट, रेस्पिरेशन बिकम लेबर्ड एंड स्पास्मोडिक, रेस्पिरेशन करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगेगा। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आर प्रोमिनेंट with increased secretion of saliva, increased heart rate, increased gastrointestinal motility, incontinence of bowel, bladder with relaxation of sphincter and voiding of urine, feces and semen। तो इसके अंदर इस सेकेंड स्टेज में क्या क्या देखा जाएगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है सामने आ जाएगी। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कन्वल्शन। तो सेकेंड स्टेज क्या होती है, वो 1 से 2 मिनट के लिए ही ये रहती है। थर्ड स्टेज पे आते हैं, स्टेज ऑफ एग्जॉशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। थर्ड स्टेज तक आते रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज विद पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, कंप्लीट इनसेंसिबिलिटी, फ्लैसिडिटी ऑफ मसल्स, रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, pupils are widely dilated, prolonged sign respiration occur at longer and longer interval until they cease altogether and death ensure. Heart may continue to beat for a few more minutes. जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो थर्ड स्टेज जो है 2 से 3 मिनट के लिए रहती है। इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन पूरा रुक जाएगा लेकिन हार्ट जो है कुछ मिनट तक बीट करता रहता है। नेक्स्ट आता है साइन के ऊपर। साइन ऑफ एस्फिक्सिया क्या क्या है। फॉलोइंग साइंस आर कंसिडरेबल एज क्लासिकल साइंस ऑफ एस्फिक्सिया। वो है साइनोसिस, कंजेशन, पेटेकियल हेमरेज, पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड एंड डायलेटेशन ऑफ राइट चैम्बर ऑफ हार्ट। ये सारे एस्फिक्सिया के साइन हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ट्रायड एक जानना पड़ेगा। एक क्लासिकल ट्रायड है एस्फिक्सिया का, क्लासिकल ट्रायड ऑफ एस्फिक्सिया। ये है कंजेशन, फिर है साइनोसिस, फिर है पेटेकियल। पेटेकियल हेमरेज। तो ये जो है क्लासिकल ट्रायड है एस्फिक्सिया का, यही है एस्फिक्सिया का क्लासिकल ट्रायड। इसको जो है CCP के नाम से शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। कभी भी अगर मैं फ्यूचर में अगर CCP बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ एस्फिक्सिया के बारे में ही बात कर रहा हूं, कंजेशन, साइनोसिस और पेटेकियल हेमरेज के बारे में बोल रहा हूं। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला था साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है डार्क ब्लू। जैसे आप यहां देख सकते हैं नेल्स के अंदर डार्क ब्लू कलर का आप साइनोसिस देख सकते हैं। इंडिकेट ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इट इज मोर pronounced in part having abundant capillaries and venous circulation like lips, tip of nose, nail bed, ear lobule, tip of tongue. Normally well oxygenated blood is bright red, but with increase in quantity of reduced hemoglobin it assumes dark color. अगर वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसका रेड कलर का आप फिंगर नेल, नोज की टिप, ये सारी आप देखते हैं। नॉर्मल स्किन कलर की आप ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी तो हीमोग्लोबिन रिड्यूस होने लग जाएगा, उसकी वजह से डार्क कलर होने लग जाता है इस रिड्यूस हीमोग्लोबिन की वजह से। दिस इम्पार्ट ब्लूइश पर्पल कलर टू स्किन एंड दस साइनोसिस इज एविडेंट। There must be at least 5 grams of reduced hemoglobin per 100 ml of blood before cyanosis become evident. Thus, diminished oxygen tension in the blood with subsequent raise in proportion of reduced hemoglobin is necessary for cyanosis. साइनोसिस किसके अंदर एविडेंट नहीं रहता है, वो है मार्क एनीमिया के अंदर और व्हेन डर्मिस इज थिक। इन दो केस के अंदर साइनोसिस नहीं दिखता है। साइनोसिस में भी
कंफ्यूज विद पोस्टमार्टम लिविडिटी, या आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका चिंता मत करिए, मैंने आगे की वीडियो में इसके बारे में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मैंने रखा हुआ है। तो साइंस के अंदर दूसरा आता है पिटिकल हेमरेज। तो आप जैसे छोटे छोटे ये रेड कलर के जो डॉट देख रहे हैं, यही है पिटिकल हेमरेज। तो देयर आर स्मॉल पॉइंटेड कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड वेरी इन साइज। इफ पेटिकल हेमरेज आर आल्सो called as tardio spot, but tardio spot specifically refer to petechial hemorrhage occurring in the visceral pleura। मैंने टार्डियो स्पॉट के ऊपर, शायद अगली स्लाइड के ऊपर मैंने रखी हुई है, उसमें मैं आपको टार्डियो स्पॉट अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप पेटिकल हेमरेज समझ लीजिए। दीज हेमरेज आर कॉज्ड बाय एन acute raise in venous pressure। The raise in venous pressure cause over distension and rupture of thin walled venules, especially in lax tissue such as eyelid, pleura, एपिकार्डियम। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एपिकार्डियम पे आप पेटिकल हेमरेज आप देख सकते हैं। Stasis hemorrhage are fine pinpointed hemorrhage seen beneath the mucosa of larynx, especially in subglottic space. These are seen in strangulation case above the level of ligature mark. These hemorrhages are due to venous stasis and subsequent venous rupture। यहाँ पे मेन है आपको टार्डियो स्पॉट के बारे में जानने के लिए। तो टार्डियो स्पॉट के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। तो टार्डियो स्पॉट हमेशा जो है, जब मान लीजिए ये कोई फेस है, ये मान लीजिए एक फेस है, तो जब नेक का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, अगर मान लीजिए ये नेक का अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो उससे बाइलेटरली जो जुगुलर वेनस जो बह रहा है, जो जुगुलर वेनस है, उसका कंजेशन होने लग जाएगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं ड्यू टू बाइलेटरल जुगुलर वेनस कंजेशन, इससे क्या होगा, रप्चर ऑफ कैपिलरीज। यही रप्चर ऑफ कैपिलरीज की वजह से ही ये आपको ये रेड कलर का जो आपको मार्क दिखाई दे रहा है, यही है आपका टार्डियो स्पॉट। टार्डियो स्पॉट के बारे में आपको एक दो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये हमेशा कंप्रेशन के लेवल के अबव ही देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कंप्रेशन अगर होता है यहां पे, तो सीन अबव लेवल ऑफ कंप्रेशन, इसके लिए जो मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट जो है वो है कंजक्टाइवा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साइंस ऑफ एक्सफिक्सिया के अंदर नेक्स्ट आते हैं पल्मोनरी इडिमा के ऊपर। पल्मोनरी इडिमा क्या है? पल्मोनरी इडिमा इज अ कंडीशन वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन लंग्स एल्वुलाई। The fluid accumulate due to raised pulmonary vessel pressure and associated anoxia। तो एल्वुलाई के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड आ जाता है, उसी को ही पल्मोनरी इडिमा बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंजेशन के ऊपर। कंजेशन ऑफ ऑर्गन। हाइपोक्सिया कॉज डिक्रीज ऑक्सीजन टेंशन इन द ब्लड विद इंक्रीज्ड रिड्यूस हीमोग्लोबिन विद कैपिलरी डायलेटेशन, engorgement and stasis of blood। The stasis of blood in capillaries cause congestion of organ। Fluidity of blood। The past fluidity was considered as a marker of asphyxia। It was thought that anoxia या फिर hypoxia cause release of fibrinolysis enzyme from vessel wall। These enzymes cause fluidity of blood। However, fluidity of blood in postmortem स्टेट इज नॉट स्पेसिफिक एंड इरेटिक प्रोसीजर। तो आप इसीलिए जो मेन जो मैंने आपको ट्राइड बताया था, मेन जो आपको क्लासिकल ट्राइड मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया था कंजेशन साइनोसिस एंड पेटिकल हेमरेज।
तो दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता देता हूँ। हालांकि ये टर्मिनोलॉजीज के लिए मैं अलग से वीडियो में आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं उसके अंदर मैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तब तक के लिए ये टर्मिनोलॉजीज आप समझ लीजिए। जैसे सफोकेशन, सफोकेशन क्या होता है? जब इन्वायरमेंट ऑक्सीजन कम होती है। दूसरा आप समझिए चोकिंग, चोकिंग के अंदर जब ट्रैकिया और नेजल ब्लॉक होता है तो उसको चोकिंग बोलते हैं। ट्रैकिया और नेजल ब्लॉक को चोकिंग बोलते हैं। एक आता है गैगिंग। गैगिंग होता है जब ओरोफेरिंग्स ब्लॉक हो जाता है। इसका अगर आप एग्जांपल है तो अगर मान लीजिए जैसे पुरानी मूवीज के अंदर गुंडे लोग जो है मुंह पे कपड़ा ठूस देते ताकि विक्टिम जो है आवाज ना निकाल पाए, अगर वो जो कपड़ा है वो अगर ओरोफेरिंग्स में चला आता है तो वो एक गैगिंग का एग्जांपल बन जाएगा। क्लोथ, इसके अंदर क्लोथ आता है, या जो है कोई फिश की बोन, ये सारे इसके एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर आता है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग आप समझिए किसी ने मुंह पे ऐसे हाथ रख दिया है, तो ये चोकिंग और गैगिंग का एक जो है दोनों को मिला के हम स्मोदरिंग बोलते हैं। मान लीजिए कि मुंह पे कपड़ा भी बांधा गया है और उसके बाद किसी ने ऐसे मुंह पे हाथ भी रखा है, तो ये स्मोदरिंग का एक केस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग कोलैप्स करती है अर्थक्वेक वगैरह में, तो मान लीजिए किसी के चेस्ट के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर एकदम भारी कंक्रीट अगर आ जाता है तो उसकी वजह से जो इंसान है वो अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो इसका मैंने आपको बताया था बिल्डिंग कोलैप्स। एक आता बर्किंग। बर्किंग क्या होता है? ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया और स्मोदरिंग दोनों को मिला के। सपोज करिए कि ये कोई पर्सन है, इसके ऊपर एक इंसान बैठ गया है। अब अगर कोई इंसान इसके ऊपर बैठ जाएगा और एक हाथ से इसका मुंह भी दबा रहा है, एक हाथ से इसका मुंह भी दबा रहा है और उसके चेस्ट के ऊपर बैठ भी गया है, तो ये बर्किंग का एक एग्जांपल माना जाएगा। नेक्स्ट आता है ओवरलाइन। ओवरलाइन का एक एग्जांपल समझिए कि एक न्यूबॉर्न चाइल्ड है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके बगल में उसकी मदर सो रही है। सोते सोते उसकी मदर उसी के ऊपर आ जाती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, छोटा सा बेबी है उसके ऊपर भारी भरकम अगर उसकी जो मदर है एज कंपेयर टू चाइल्ड का वेट, तो चाइल्ड के वेट के कंपेयर में उसकी मदर का वेट तो ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए जो ज़्यादा वेट वाली जो उसकी मदर है अगर उसके ऊपर आ जाती है रात में सोते सोते, तो ऐसे में क्या होगा, छोटे बच्चे का मुंह भी दब जाएगा और जो उसका जो चेस्ट है वो भी कंप्रेस हो जाएगा। ये ज़्यादातर एक्सीडेंटल केस होते हैं। नेजल ब्लॉक प्लस जो है चेस्ट कंप्रेशन। बर्किंग और ओवरलाइन के अंदर मेन डिफरेंस ये है, ये ज़्यादातर होमिसाइडल होगा और ये ज़्यादातर एक्सीडेंटल ही केस देखा जाता है। फिर आता है कैफे कोरोनरी। कैफे कोरोनरी के अंदर आप ऐसे समझिए कि एक पर्सन होता है, वो मान लीजिए कि कोई कैफे में जाता है और वहां पे कोई
जो है उसको इंटॉक्सिकेटेड कर देता है। ऐसे में क्या होगा, जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो गया है तो अगर मान लीजिए कुछ खाता है और वो उसके गले में अटक जाता है तो गैग रिफ्लेक्स जो है वहां पे एब्सेंट होने की वजह से जो है हार्ट फेलियर हो जाता है। इसी को ही बोला गया कैफे, मतलब जब कैफे में जाता है वो इंटॉक्सिकेटेड होने की वजह से गैग रिफ्लेक्स बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट होता है उसका फेलियर देखा जाता है, तो इसलिए कैफे कोरोनरी वर्ड बोला गया है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक मैकेनिकल एस्फिक्सिया का ये एग्जाम्पल है। ये एक मैकेनिकल एस्फिक्सिया का ये एग्जाम्पल है। तो दोस्तों घबराएगा नहीं, मैं ये जो जितने भी टॉपिक हैं, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं इन सब के ऊपर फिर एक वीडियो बना रहा हूँ एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हुए। तो आपको ये सारे जितने भी टॉपिक हैं विद इमेजेस ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं। एंड करने से पहले आस्क योरसेल्फ इफ व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज गेटिंग यू क्लोजर टू वेयर यू वांट टू बी टुमारो। आप इसका मतलब यही है कि हमेशा अपने आप से पूछे कि आज जो आपने किया है क्या ये आपको कल जहां पहुंचना चाहते हो, जैसे आपका मेन टारगेट है अभी नीट पीजी क्वालिफाई करना, तो आज अगर आप जो कुछ मेहनत कर रहे हो या अगर आप कुछ काम कर रहे हो क्या ये आपको नीट पीजी की तरफ और लेके जाएगी क्या? अगर आप अपने से ये सवाल पूछते हैं तो आपको नीट पीजी क्रैक करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। सपोज करिए कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अचानक से आपके मन में ये ख्याल आता है तो आपको ये लगेगा कि ये नहीं आ रही, अपना टाइम वेस्ट करने से मैं जो है नीट पीजी जो है क्रैक नहीं कर पाऊंगा, चलो पढ़ाई करने बैठते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर ही सवाल पूछिए, अगर आपने पढ़ाई की है क्या आपने इफेक्टिव पढ़ाई की है? अगर आपने इफेक्टिव पढ़ाई नहीं की है तो इसके अलावा आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो जो है इफेक्टिव पढ़ाई करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए, समझ के पढ़िए, उसके बाद उसके एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिए। तो दोस्तों एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी जो नई नई वीडियोस आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। भूलिएगा नहीं दोस्तों, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरा कोड जरूर यूज करिएगा LIVEDRM। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, ये अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 24 मंथ्स के बारे में तो 24 मंथ यानी 2 साल के सब्सक्रिप्शन चार्ज है 30,000 रुपीज। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे LIVEDRM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको देना रहेगा 27,000 रुपीज ओनली। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूं मैं तो 12 मंथ्स के लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है मेरा कोड यूज करके ये आपको पड़ता है 22,500 का, मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज करने के बाद। तो दोस्तों यहीं पे अपनी वीडियो एंड करता हूं। एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस काफी फैल रहा है तो हमें अपने को सेफ रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए। ऐसे में हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसे में आपको क्लासेस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लासेस में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जैसे 100, 500, 1000 काफी सारे बच्चे होते हैं। तो ऐसे में जो है ये काफी कंटेमिनेटेड एरिया हो जाता है। तो ऐसे में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी सेफ प्लेटफॉर्म है। आप अपने घर में कंफर्टेबली बैठ के आप यहाँ पे लाइव क्लासेस का मजा ले सकते हैं। ये लाइव क्लासेस होती हैं तो आप वहां पे अपने ही फोन में या अपने ही लैपटॉप के थ्रू आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपको हैंड टू हैंड आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जो है हमेशा अपने आप को सेव करके रखिए। अगर आप बाहर अगर आपको जाना पड़ भी रहा है तो जो है मास्क लगा के चलिए, ताकि जो अगर कोई सिक पर्सन है तो उसके पास थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। वो जैसे आप देख रहे हैं आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत आ रहा है कि हैंड शेक अवॉइड करना, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा चीज़ है कि आप हैंड शेक अवॉइड करिए। हाँ, अपने जो कंटेमिनेटेड हैंड है, अगर मान लीजिए आपने कोई बाहर की पब्लिक सरफेस को छुआ है, उसके बाद कोशिश करिए कि जो है अपने नाक और मुंह या आँख के पास अपने हैंड्स को मत लेके जाइए। अगर बाहर पब्लिक प्लेस पे अगर आप खा रहे हैं तो उसको कोशिश करिए अवॉइड करिए।
अगर आप खाने जाते भी हैं तो कोशिश करिए कि जो है आप एकदम हाइजीन इन्वायरमेंट में आप उसको खाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो एंड करता हूं। अगली बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।